तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में देखो हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आगे वाले पार्ट में मूव करेंगे। अब नोमेनक्लेचर को भी स्टार्ट करने से पहले कुछ और पार्ट हम पहले कवर करेंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नीट का जो पेपर आ रहा है रिसेंट टाइम में वो आपके सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए, तो उस पार्ट को हम पहले कवर करेंगे। देन विल मूव ऑन टू नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। नोमेनक्लेचर में भी हम दो पार्ट देखेंगे, पहले हम कॉमन नेम भी कवर करेंगे, उसके बाद फिर विल मूव ऑन टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे एक हम कंसेप्ट देख रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। वीडियो सबको दिख रहा है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे हम कंसेप्ट सीख रहे हैं वो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। आप लोग ने इनऑर्गेनिक ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया है। हम यहाँ पे सिर्फ उतना ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो हमें ऑर्गेनिक में रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसका एक फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने लिखा है सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिसको हम यूज करके ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो इससे कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, चलिए उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पीपीटी में हमने क्या लिखा है, इफ सम इक्वल टू 2, अगर सम आपका 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसपी। बेसिक चीज है, ये हमें पता होता है। अगर सम आपका 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। एंड इफ सम इज इक्वल टू 4 देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो इस पार्ट को यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो हमने फॉर्मूले में लिखा है सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, विच मीन्स आपको इन दोनों का काउंट करना आना चाहिए। तो इसमें जो पहला चीज है काउंट का, वो है सिग्मा बॉन्ड। अभी बहुत बेसिक सा चीज है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में सपोज सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि वहां पर आपका एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड मतलब आपका सिग्मा है, अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पर कितने सिग्मा है, एक सिग्मा, और कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। तो जब भी आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो इस इंफॉर्मेशन का आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप इजीली सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो है किसका, लोन पेयर का। तो लोन पेयर आपको देखना आना चाहिए किसी भी कंपाउंड में कि कितने वहां पे लोन पेयर होंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझे बताना है तो यहाँ पे मैं कुछ एटम्स को मार्क कर रहा हूं, तो इन एटम्स का मुझे सपोज हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ पे बताइए सबसे पहले इस लेफ्ट वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बता सकते हैं सब? सही, आप लोग का आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। अब sp ये बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा होगा, और यहाँ पर आपका लेफ्ट में h है मतलब एक और सिग्मा होगा। तो यहाँ पे दो सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। क्लियर? राइट वाले का क्या होगा बताइए, राइट वाले में, यस राइट वाले में sp2 होगा। sp2 क्यों होगा, खुद आप देख सकते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसका मतलब एक सिग्मा है, यहाँ पर लेफ्ट में एक और सिग्मा है, और C और H का बॉन्ड जो है ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर इस कार्बन के टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम सीधे बोल सकते हैं इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम इजिली इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, अगर मैं इस बीच वाले कार्बन का बोलता तो इस बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं। सही आंसर आप लोग का sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज हम क्यों बोल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके दो सिग्मा बॉन्ड है, लेफ्ट में और राइट में एक एक, और यहाँ पे दो H के साथ भी इसके सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर टोटल इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं sp3। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुझे इस और इन दोनों का हाइब्रिडेशन बताइए।
पहले बीच वाले कार्बन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बीच वाले कार्बन का sp सही है। अगेन sp क्यों हमें डायरेक्टली देख सकता है, इस कार्बन के हम देख सकते हैं दो सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp होगा। राइट में एक सिग्मा, लेफ्ट में एक सिग्मा बोल सकते हैं। राइट वाले का, ठीक है, राइट वाले का sp2 होगा। अगेन sp2 क्यों, यहां पर हम देख सकते हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड तो H के साथ बना हुआ है और तीसरा एक ही डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। क्लियर, तो ये हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल हम और कवर कर लेते हैं। मान लीजिए इस कार्बन का और इस कार्बन का, इन तीनों का मुझे हाइब्रिडेशन बताना है। लेफ्ट से राइट करके आंसर करिए, सबसे पहले लेफ्ट वाला, उसके बाद राइट करके आंसर करिए। सही है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट का सबसे पहले क्या होगा, sp2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक, और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर हम नेक्स्ट का देखें तो नेक्स्ट विल बी sp3। ठीक है, अगेन सिंपल सा चीज है, बट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमें इसका भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। और ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और इनमें अगर हम गलती करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्लंडर होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। अगेन इस राइट मोस्ट कार्बन का ये जो लास्ट कार्बन है, इसमें भी एक बार हम देख सकते हैं। ठीक है, सही, इसका भी हाइब्रिडेशन हम बोल सकते हैं sp2। यहाँ पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें हम इसमें हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे इन दो नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडेशन पता करना। सबसे पहले लेफ्ट वाला और उसके बाद राइट वाला, इसका हाइब्रिडेशन मुझे बताइए। लेफ्ट वाले का हाइब्रिडेशन क्या होगा, लेफ्ट वाले का हाइब्रिडेशन, ठीक है, sp3। लेफ्ट वाले का हाइब्रिडेशन sp3 क्यों हुआ, यहां पर हम देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और तीनों ये सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, यही तो हमने लिखा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन विल बी sp3। ठीक है, अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जब मैं इस नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो बहुत बार क्वेश्चन में ये आपको लोन पेयर बना के नहीं देगा, तो आपको ये डायरेक्टली देख के आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन के पास, वो आप इजिली निकाल भी सकते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक है, नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहां पर आप देख सकते हो इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और इसने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब खुद के 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए, और खुद के अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए तो इसके पास बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो कभी भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के रखा होगा तो ये दिमाग में डाल के रखिए कि उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, चाहे वो आपको मेंशन करके दे चाहे वो आपको मेंशन करके नहीं दे, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर बता देना होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। बेटा वी हैव स्टार्टेड IUPAC नोमेनक्लेचर, और उसमें कुछ हम बेसिक पार्ट पहले कवर कर रहे हैं, देन विल मूव ऑन टू नोमेनक्लेचर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, इतना क्लियर है। अब अगर हम मूव करें राइट वाले पार्ट पे, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। ठीक है, कुछ लोग मुझे आंसर कर रहे हैं sp2 और कुछ लोग मुझे आंसर कर रहे हैं sp3। अब एक चीज यहां पर अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसको आगे के लिए समझ के रखिएगा। अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके पास भी आप देख सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक लोन पेयर भी है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, बट इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इसलिए ये पार्ट हमें अच्छे से याद रखना है आगे के लिए। अब यहां पर ये हाइब्रिडेशन sp2 क्यों है, जब मैं इस नाइट्रोजन की बात करता हूं तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। अगर लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। इफ लोन पेयर इज इन रेजोनेंस दैट इज देन इट इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। अभी जो रेजोनेंस वाला कंसेप्ट है ये अभी तक हमने कवर नहीं किया, ये हम आगे कवर करेंगे, तो ये चीज हमें इजीली समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि अगर लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो उसे हमें हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करना होता है। तो सिंस ये आपका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो इसे हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा।
क्लियर? तो इस चीज को अभी नोट करके रखिए, जब हम रेजोनेंस टॉपिक डिस्कस कर लेंगे दोबारा आप इस एग्जांपल को फिर से रिलेट करना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे जब आप हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे तो आप sp2 बोलोगे, sp3 नहीं बोलोगे। क्लियर? तो इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है और ये चीज हमें याद रखनी है। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर समझिएगा। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज इस एग्जाम्पल में मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, ये बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, रेजोनेंस कैसे होगा जब हम बाद में पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहां रेजोनेंस हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। अभी के लिए ध्यान रखो कि यहाँ पे रेजोनेंस की बेसिस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, गुड। इसमें भी कुछ लोगों के आपके आंसर sp2 आ रहे हैं और मैक्सिमम लोगों का sp आंसर आ रहा है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन मुझे इसका भी आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन sp क्यों है, एक कंसेप्ट जो अगेन आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने होंगे तो उसके पास ऑलवेज एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन के अगर 2 बॉन्ड बने होते हैं तो उसके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड तो उसके पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड के में 2 लोन पेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं, अगेन बेसिक सा चीज है, हम इजीली इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में अगर इसके 2 बॉन्ड बने, ऑक्सीजन के आपको 2 बॉन्ड ही बने हुए दिखते हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन जो होता है, तो अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके 2 बॉन्ड बने हुए, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन खुद के यूज कर लिए, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने खुद के यूज कर लिए तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी नाइट्रोजन आपको 3 बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा, इसका मतलब उसके पास एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाते हुए दिखता है, न्यूट्रल फॉर्म पे रहता है, तो इसके पास आपको 2 लोन पेयर दिखता है। ये बहुत बार चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं देता, तो ये डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, यहाँ पे सी पे नेगेटिव है। सी पे नेगेटिव क्या मतलब होता है, कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जब हम न्यूट्रल कार्बन की बात करते हैं, नॉर्मल कार्बन की बात करते हैं, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सी पे नेगेटिव का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 5 में से इसके देखिए बॉन्ड कितने बने, 3। और अगर 3 बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब 5 में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन तीनों बॉन्ड में यूज कर लिए। तो 5 में से अगर 3 यूज कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब इसके पास एक लोन पेयर बचा। तो जब भी हम सी पे नेगेटिव की बात करते हैं, कार्बन पे जब भी नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब उसके पास एक लोन पेयर होगा। ठीक है, ये चीज हमें डायरेक्टली अब याद रखनी है। सी पे नेगेटिव मतलब उसके पास लोन पेयर। सी पे नेगेटिव का मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 4 होते हैं, 5 हो गया, 5 में से इसने 3 यूज किए तो बचा क्या, एक लोन पेयर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है। तो यहां पर अगर आप इसका हाइब्रिडेशन देखोगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो 1 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। क्लियर? तो इस रीजन की वजह से इसका हाइब्रिडेशन sp है। इतना सबको समझ में आ गया। तो ये दो लास्ट के जो एग्जांपल्स है, ये अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन हम कैसे निकाल रहे हैं, और ये नाइट्रोजन का केस बाद में इजीली आपको समझ में आने लगेगा। अभी बस इस एग्जांपल को ध्यान रखिए, ताकि जब रेजोनेंस टॉपिक हम पढ़ ले तो फिर ये और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हो गया आपका हाइब्रिडेशन वाला पार्ट। अब यहाँ पर जो हम एक नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करके बताना है। बताइए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं गिनना है, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स। ट्वेंटी 25 आ रहा है बहुत लोगों का, सही, 25 इज द राइट आंसर। जिन्होंने 7-8 आंसर किया है उन्होंने सिर्फ कार्बन कार्बन को इंक्लूड किया है। टोटल कितने होंगे यहाँ पे, 25। पहला तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ट्वेंटी 25 सिग्मा बॉन्ड्स।
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सिंस ये बेसिक वाला पार्ट हम पहले कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आइसोऑक्टेन का, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी स्ट्रक्चर के पास अगर मैं नेम लिख रहा हूं तो वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना होता है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो एक कंसेप्ट मैं पहले आपको बता रहा हूं वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन का, ठीक है। सिंस ये हम बेसिक वाला पार्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं और ये हमने पहली बार यूज किया है, तो एक बार इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर का, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन से। कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। पहला चीज ये, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर आपको दो पैरेलल लाइन दिख रहा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और अगर आपको तीन पैरेलल लाइन दिख रहा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको ये पैरेलल लाइंस या फिर सिंगल लाइन से आइडिया होता है कि वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। ये पहला चीज बॉन्ड लाइन नोटेशन का। बॉन्ड लाइन नोटेशन का जो दूसरा पार्ट है वो ये कि इसमें CH बॉन्ड को शो नहीं किया जाता, ठीक है। CH बॉन्ड इज नॉट शोन। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करते, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम शो नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं किया गया। और ये चीज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इसमें हम सिली मिस्टेक करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने बहुत ने आंसर किया, तो आपने आंसर यहाँ पे गड़बड़ किया, बाद में आप लोगों के सही आंसर आने लगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार बताऊं, तो यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम शो कर रहे हैं। अब आपको जो आइडिया होना चाहिए बेसिक सा चीज वो ये कि इस कार्बन के आपको तीन बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन का आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, और कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने बने होने चाहिए? 4। तो 4 में से अगर आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसके 3 बॉन्ड और होंगे। वो 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि जो बॉन्ड हम शो नहीं करते वो होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर अगर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। ये एक बेसिक सा पार्ट होता है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, यहाँ पे इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूंगा, तो इस कार्बन के आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 4 बॉन्ड। और अगर 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के यहाँ पे मुझे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? एक बॉन्ड। और अगर एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इस कार्बन के 3 बॉन्ड और होंगे। वो तीनों बॉन्ड कौन से होंगे? CH बॉन्ड होंगे। सिमिलरली हम बाकी भी आप इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा, तो यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसके 3 बॉन्ड और होंगे, और वो 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 3 CH बॉन्ड लगे होंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, यहाँ पर मुझे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड और होंगे, 2 बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इतना क्लियर है? अगेन अगर हम इस साइड मूव करें, यहाँ पर इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, बोल सकते हैं। और इन दोनों कार्बन में यहाँ पर कितने कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? यहाँ पर सब देख सकते हैं कि इस कार्बन के एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड, इसका भी एक बॉन्ड। तो अगर एक बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। और अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का पार्ट हो गया। क्वेश्चन में बहुत बार बॉन्ड लाइन नोटेशन देता है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम शो नहीं करते। और एक और पॉइंट जो हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अदर एटम्स इज शोन, ठीक है। मान लीजिए अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा होगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा होगा, तो ये आपका शो कर दिया जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने बना दिया, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन और कार्बन, यहां पर ये बॉन्ड आपका शो हो रहा है। तो जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करते हैं, तो ये कुछ बेसिक चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। सबको बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ गया? सब इसमें हम देख सकते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है? सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी आपको काउंट करने हैं, कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड आपको काउंट करने हैं। बहुत बार हम क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, एग्जाम में अगर आता है तो कार्बन कार्बन या सिग्मा बॉन्ड अगर कैलकुलेट करना आता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। और क्वेश्चन अगर यहाँ पर ईजी है, तो इसमें हमें गलती नहीं करना, तो इसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं होती। एक बार
आप यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें आप इजीली स्कोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टोटल बॉन्ड्स अब काउंट करोगे तो टोटल बॉन्ड्स यहाँ पर कितने बनेंगे, 25 सिग्मा बॉन्ड्स, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। ये सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गया। तो ये अब ये आइसो ऑक्टेन का भी मुझे स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन इसको आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखने का। नेमिंग वाला पार्ट बाद में आएगा तो उसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आइसो ऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या? देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स -1। ये एक फॉर्मूला यूज करके भी आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पर अगर मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है तो मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। रिंग तो यहां पर है नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है, पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे पता कर सकते हैं? अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमने आइसो ऑक्टेन लिया ना, आइसो ऑक्टेन है तो ये ऑक्टेन का आइसोमर, इसको हम आइसो ऑक्टेन बोल रहे हैं। अगर मैं ऑक्टेन का आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता तो ऑक्टेन क्या है? एक एल्केन, और एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है। एल्केन का हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? CN। एल्केन का जो हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। और ये एल्केन का अगर जनरल फॉर्मूला है और हम ऑक्टेन की बात कर रहे हैं तो ऑक्टेन मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8। इतना सबको क्लियर है? और अगर n का वैल्यू हम यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा C8H18, और ये आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला होगा। जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, तो अगर मैं ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन बोलूंगा तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C8H18 हो गया। इतना सबको क्लियर है? अब अगर मैं इसका डायरेक्टली यूज करूं फॉर्मूले का, तो आप फॉर्मूले से कैसे सीधे आंसर निकाल सकते हैं? यहाँ पर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, टोटल एटम कितना है? कार्बन आपका 8 है, हाइड्रोजन आपका 18 है, तो 18 + 8 कितना हो गया? 26। ये हो गए आपके नंबर ऑफ एटम्स, और अगर मैं -1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको जब मिलेगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर यूज करके निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल कब होगा? यूजफुल तब होगा जब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हो तो स्ट्रक्चर को तो आप इजीली यूज करके वहां पे बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे, अगर आपको सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता, C8H18 लिख के दे दिया होता, तब तो आपका टाइम बचेगा, तो आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे तो आंसर निकल जाएगा। वरना आपको स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद उसमें बॉन्ड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी यूज करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये है सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन। तो इसमें मैंने आपको दो चीज बताया, पहला आपको आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर याद रखना है, और दूसरा बॉन्ड लाइन नोटेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। इतना सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ये दिया, इसका मुझे टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताइए, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? अभी सारे एग्जांपल्स पहले देख लो, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करके बताओ। गलती मत करो, इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आना और गलती करना मतलब ब्लंडर है। 13, 14 इज द रॉन्ग आंसर। 15, 16 सारे नंबर बता दो तुम लोग। कितने आ रहे हैं? 17। 17 ठीक है। अब यहां पर देखो, अगेन क्वेश्चन सिंपल है।
लेकिन इसमें भी हम गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम आंसर सही नहीं निकाल पा रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक चीज है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें हमें गलती नहीं करनी है। अब आप लोग के आंसर सही आ रहा है, आंसर आपका 17। अब यहाँ पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले अगेन ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। जब मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करता हूं तो यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो आपका ये होगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों है? यहां पे जो हम गलती करते हैं वो एक्चुअली इस पार्ट में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा और ये आगे के लिए भी समझिएगा। जब मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर मुझे 3 पैरेलल लाइन दिख रहा है। 3 पैरेलल लाइन का मतलब है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन जो 3 पैरेलल लाइन है वो आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक ही है, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट है वो यहां से यहां तक ही होगा। पहला चीज ये, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट के जस्ट ऊपर, विच मीन ये 3 पैरेलल लाइन के ऊपर आपको एक सिंगल लाइन दिख रहा है, मतलब यहां पे इसके बीच में एक कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहां पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फिर से आप देख सकते हो नीचे एक सिंगल लाइन है, और सिंगल लाइन मतलब अगेन यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि जहां पे आपका वो लाइन एंड हो गया मतलब वो बॉन्ड भी आपका वहां पे एंड हो गया। तो अगर मैं इस पार्ट को यहाँ ड्रॉ करूंगा तो पहले आप देख सकते हो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद कार्बन कार्बन का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगा। क्लियर? और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर डबल, तो डबल सिंगल सिंगल डबल, इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। रिमेनिंग हाइड्रोजन आपको देखना आना चाहिए। हाइड्रोजन हम यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? अगेन अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो इसके 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। अगर 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं मतलब रिमेनिंग 2 जो होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट इस कार्बन की बात करूं, यहाँ पर 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। 3 बॉन्ड दिखने का मतलब हो गया कि यहाँ पर इसके पास एक बॉन्ड और होगा, वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से हम बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जो हम गलती करते हैं वो इस पार्ट में यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख के दे देते हैं, ठीक है। बहुत बार नोमेनक्लेचर में आपको ऐसा मिलता है। अगर मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर दे दूं और आपसे इसमें पूछूं कि यहाँ पर टोटल कितने कार्बन एटम्स है, तो आंसर क्या होगा? इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने कार्बन एटम्स है? टोटल कार्बन एटम्स 4 होगा, 3 नहीं होगा। 4 क्यों होगा अभी मैंने समझाया आपको। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर अगेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर टोटल कार्बन देखोगे तो ये 4 कार्बन है ना यहाँ पे, तो टोटल कार्बन का काउंट यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कहीं ऐसा दिया हो तो आपको ये मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कहां से कहां तक आपका बॉन्ड बना होगा। इतना क्लियर है? तो ये चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है तो सिग्मा अब हम इजीली निकाल सकते हैं अगर मुझे ये स्ट्रक्चर पता है। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करें तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड अगर पहले देख ले तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और उसके बाद अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड काउंट करूं तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 2, यहाँ पर एक 3, दिस इज 4 5 6 7, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3, टोटल 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने निकल के आएंगे? 17 सिग्मा बॉन्ड्स निकल के आएंगे। कितना क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया? यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ कि ये नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए, है सिंपल सा चीज, लेकिन इसमें हम गलती ज्यादा करते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट नैप्थलीन, ये एक और क्वेश्चन है। अगेन जहां जहां हम नेम लिखेंगे वहां पर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात के लिए याद रखिएगा। नैप्थलीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। नैप्थलीन में टोटल कितने आएंगे? 19, ठीक है। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे 19 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नैप्थलीन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो, ये अगेन हम बाद में लेंगे इस चीज को, बट अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि नैप्थलीन का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे ये 2 रिंग तो है, और यहाँ पर अगर मुझे बॉन्ड शो करना होता है
तो नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर बनाने का बहुत आसान तरीका है कि जो सर्कमफेरेंस है उसमें आप एक यहाँ पर पाई बॉन्ड डाल दीजिए, कोई भी एक पोजीशन पे यहाँ सर्कमफेरेंस पे पाई बॉन्ड डाल दीजिए और फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल डबल चलने दीजिए सर्कमफेरेंस पे पेरीफेरी में। ठीक है, यहाँ पर अगर डबल है सिंगल, फिर मैंने डबल दे दिया, फिर यहाँ पर सिंगल है, फिर यहाँ पे डबल दे दिया, एक छोड़ के फिर डबल दे दिया, एक छोड़ के फिर डबल दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद एक काम जो आप कर सकते हो, इसका सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो एक एक करके। दूसरा फॉर्मूला भी इसका लिख के आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगर मैं इसको एक बार फॉर्मूले से बताऊं, फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो मुझे इसमें बताओ कि नैप्थेलिन में टोटल कार्बन का काउंट कितना है। टोटल कार्बन का काउंट, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, 10 11 12 कार्बन का काउंट कितना है इसमें 10। ठीक है, नैप्थेलिन में टोटल कार्बन का काउंट, कार्बन तो इजीली काउंट कर सकते हैं ना हम इसमें, एक एक कार्बन यहाँ पे बस काउंट कर लो, कार्बन का काउंट कितना है 10। हाइड्रोजन का काउंट बताओ कितना होगा, हाइड्रोजन काउंट, गुड, हाइड्रोजन का काउंट इसमें 8 होगा। अब आपको हाइड्रोजन इजीली निकालना आना चाहिए बिकॉज दिस बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर मैं हर कार्बन को देखूं तो उसके कितने बॉन्ड बने हैं, जो नहीं बना होगा, जो नहीं दिख रहा होगा वो हाइड्रोजन के साथ होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं सपोज, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन के 3 बॉन्ड बने, तो इसका मतलब एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन 3 बॉन्ड बने, एक हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। और यहाँ पर अगर मैं इन दो बीच के पॉइंट्स की बात करूं, इन कार्बन्स की बात करूं, इनके 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो टोटल अगर आप हाइड्रोजन देखोगे तो टोटल हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 8। तो यहां पर अगर आप देखोगे C10H8 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्लियर। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है तो इसका अगर मैं फॉर्मूले से आंसर निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स -1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें 18, 10 + 8 प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग्स कितने हैं यहाँ पर 2, 1 2 माइनस यहाँ पर 1 कर देंगे, तो 18 + 2 - 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन नैप्थेलिन। और अगर आप काउंट करके निकालना चाहते हो सिग्मा बॉन्ड तो वो तरीका भी आप यूज कर सकते हो, उससे भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहां पर हम इजीली आंसर इसमें निकाल सकते हैं। चलिए अगर मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूं, इसका मुझे बताओ आंसर। फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स -1। इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, यहां पर फॉर्मूला यूज करना आसान है या नहीं है, या स्ट्रक्चर बनाना आसान है। यहां पर आप देखोगे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, वरना आपको स्ट्रक्चर बना के सोचना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप इस टाइप में यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आंसर है इसका 9 होगा। तो अगर मैं सीधे फॉर्मूले का एक बार यूज करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं, कार्बन आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है इस साइड, और यहाँ पर कार्बन 4, नाइट्रोजन यहाँ पर 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो गए, बोल सकते हैं हम 10, इतना तो काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 10, रिंग है या नहीं है, रिंग यहाँ पर नहीं है, माइनस क्या कर दे 1, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो होगा यहाँ पर, तो हम इससे इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे C2CN4, देखो बेसिक तरीका जो है, अगर आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ में आता है तो आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे इसका। यहां पर मान लीजिए मैंने 2 कार्बन ले लिया, अब 2 कार्बन जब ले लिया तो मुझे यहाँ पर 4 CN लगाने हैं। तो जो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि यहां पर 2 CN लगा दो और यहां पर 2 CN लगा दो। ठीक है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है कि आप जब स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो किस तरीके से क्रिएट करें, आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करना होता है। तो यहां पर हमने 2 कार्बन लिया, 2 कार्बन लेने के बाद यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने 4 CN लगा दिया। अब यहां पर जब हमने 4 CN लगा दिया तो अब ये बताओ कि यहां पर इस कार्बन का कितने वैलेंसी बचे हैं, 2 वैलेंसी। यहां पर इसके 2 बॉन्ड और हमें क्रिएट करने होंगे।
इस कार्बन के भी दो यहाँ पर बॉन्ड और क्रिएट करने होंगे। अगर आपने इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया तो दिक्कत यह है कि आपको इस कार्बन का और इस कार्बन का, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड और बनाना होगा, या फिर आपको कार्बन हाइड्रोजन लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन नहीं लग सकता क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन तो अवेलेबल ही नहीं है। विच मींस अगर मैं इन दोनों कार्बन की बात करूं, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं C2CN4 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो C2CN4 का स्ट्रक्चर ये होता है। और इसमें भी अगर आप इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर भी C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसमें आप इजिली अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 9 सिग्मा बॉन्ड। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन और डिस्कस करें जो प्रीवियस ईयर में आया था, ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 अक्टूबर का है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका हमें आइडिया होना चाहिए। अब इसको आप बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, बस देख के आंसर बताओ। हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल रहे, लोन पेयर क्यों काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। बताओ सबसे पहले sp2 कार्बन का आंसर बताओ। ठीक है, sp2 कार्बन आपका कितना आ रहा है, 7। और पाई बॉन्ड, ये सब क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। ये सब बोनस क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इसमें गलती करोगे तो अगेन बाकी लोग बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे आपसे। ठीक है, बहुत लोग के आंसर इसमें सही आ रहे हैं। अगेन sp2 कार्बन, अब sp2 कार्बन हमें इजीली यहाँ पर निकालना आना चाहिए। अगर मैं बेंजीन की बात करूं, ठीक है, ये चीज हमें डायरेक्टली याद भी रहना चाहिए कि बेंजीन में सारे कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। हर बार निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बेंजीन में ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये हम डायरेक्टली ध्यान भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 6 कार्बन है इस बेंजीन रिंग पे, ये सारे के सारे आपके sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। और ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किसी भी कार्बन को अगर उठाऊं तो उसको आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं बने हुए, मतलब इसका एक बॉन्ड जो और होगा वो हाइड्रोजन के साथ बना होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा होगा। सिमिलरली इन बाकी कार्बन में भी हाइड्रोजन लगे होंगे। तो आप यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड, विच मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बेंजीन में जो सारे कार्बन होते हैं वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इतना क्लियर? अब यहाँ पर आपको जो एडिशनल एक और चीज पता होना चाहिए वो इसके बारे में, COOCH3। COOCH3 ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। इसका अगर मैं ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। COO ये आपका एस्टर ग्रुप होता है जो इस तरीके से आपको मेंशन करके दिया है। तो यहाँ पर अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो COOCH3 आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आएगा, sp2 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। हम बहुत बार इस कार्बन को यहाँ पर मिस कर देते हैं क्योंकि ये COO अगर मुझे क्लिक नहीं किया तो हम इसको इजीली फिर यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन का तो आंसर आपका 7 हो गया। पाई बॉन्ड हम इजीली निकाल सकते हैं। रिंग में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, रिंग में पाई बॉन्ड, रिंग में पाई बॉन्ड, रिंग में टोटल पाई बॉन्ड 3 है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। और यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि इस CO के बीच में भी आपका 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर मैं टोटल पाई बॉन्ड बोलूं तो टोटल पाई बॉन्ड का मेरा आंसर कितना होगा, 6 होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगेन इसको आप ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चंस तो गलत हमें कोई हालत में नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ये तो हमें इजीली स्कोर करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, ये अगेन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एक आपका PMT 2015 का है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ।
इसमें देखो क्या पूछा गया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और यही आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमें इजीली यहाँ पर दिखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 4, और एक बॉन्ड में अगर हम देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। मुझे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, मतलब पाई बॉन्ड के ही इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो यहाँ पर अगर 4 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका आंसर बताओ, एबीसीडी में से क्या होगा। ठीक है, आप लोग के आंसर बहुत हो गए, सी आ रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो कोप्लेनर का मतलब क्या है, कोप्लेनर का मतलब है कि ऑल एटम्स मस्ट बी लाइंग इन सेम प्लेन। ये आपसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका मतलब है कि आपको देखना है कि इनमें से किसमें सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एक सिंपल सा तरीका है, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर कहीं भी आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम दिख गया तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम वाला तो कोप्लेनर हो ही नहीं सकता। sp3 मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का मतलब है कि वो एक प्लेन में लाई नहीं कर सकता। तो आपको किसी भी ऑप्शन में अगर एक एटम भी sp3 दिखा तो उस ऑप्शन को तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वो आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं पहले पार्ट को देखूं, यहाँ पर किसी भी एक कार्बन को आप चेक करोगे, सपोज मैं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालूं, यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब रिमेनिंग 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। अगेन यूज इसका हाइब्रिडेशन का ही है, तो यहाँ पे sp3 आएगा, और sp3 आने का मतलब अगेन ये कोप्लेनर नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी एग्जांपल्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूंगा तो यहाँ पर भी आप इजीली आप निकाल सकते हो, अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ गया। आप किसी भी कार्बन को यहाँ पर उठाओ और कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आपको हाइब्रिडेशन क्या दिखेगा, sp3। बाकी कार्बन को भी आप चेक कर सकते हो, बस मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर sp3 है, तो अगेन ये कोप्लेनर नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करूं, थर्ड, ठीक है, थर्ड में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। थर्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पहले इसको समझ लो फिर आपका डाउट बताता हूं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, सारे कार्बन का अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो ये आपका sp2 होगा। और अगर sp2 है ये सारे के सारे, तो हम इन ऑप्शन में बोल सकते हैं कि दिस विल बी लाइन इन सेम प्लेन, इसको आप कोप्लेनर ले सकते हो। अगर आप फोर्थ देखोगे तो फोर्थ में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और अगर sp3 है विच मींस अगेन ये आपका सेम प्लेन में लाई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बेस्ड में इस क्वेश्चन को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इजिली sp3 वाले को एलिमिनेट कर दो, जो बचेगा आपका वही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जब आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हो इसको हम बाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, और बाइफिनाइल रिंग्स की जब हम बात करते हैं, हम ये जीआई में पढ़ते भी हैं कि रिंग्स परपेंडिकुलर भी होता है, ऐसा आप कुछ लोग बोल रहे हो, लेकिन परपेंडिकुलर तब होता है जब आपके यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, बाइफिनाइल, एलीन सिस्टम, ये सब हम बाद में जब जीआई डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो बाइफिनाइल में अगर बल्कि ग्रुप्स लगे हो तो ऑर्थो पोजीशन पे, तब वो रिंग्स आपके परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर ये रिंग्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो डाउट है ये हम इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं। एलीन सिस्टम जो होता है, एलीन सिस्टम में भी अगर आप देखोगे, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एलीन सिस्टम sp2 sp sp2। तो क्या मैं ऑलवेज ऐसा बोल सकता हूं कि sp2 sp होगा तो प्लेनर होगा? अगर मैं ऑलवेज ऐसा बोल सकता हूं कि sp2 sp होगा तो प्लेनर होगा? नहीं बोल सकता, क्योंकि अब एलीन सिस्टम अगर आपको ध्यान है तो sp2 sp में भी ये आपका एलीन सिस्टम आपका, इसमें जो H टर्मिनल वैलेंसीज होते हैं ये आपके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करते हैं। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि अगर प्लेनर पूछा है तो आप सीधा sp2 हाइब्रिडाइज देखो। ठीक है, क्योंकि फिर वो बोलना भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज वैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं जिसमें आपका एलीन सिस्टम जैसा इसमें sp2 sp, लेकिन फिर भी ये प्लेनर नहीं है। तो ऑप्शन बेस्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बेस्ड देखो, अगर sp3 दिख गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे ही देगा, अगर आपको sp3 एटम दिख गया इसका क्लियर मतलब है कि वो तो आपका कोप्लेनर नहीं हो सकता, तो जो आपका ऑप्शन बचा उसके अकॉर्डिंग चलेगा।
इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हो, बस ऑप्शन बेस इसमें एलिमिनेशन करके निकल जाओ आगे। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया? तो इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें कवर की। सबसे पहला था हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन। सिग्मा बॉन्ड में भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यूज करना है तो करो, वरना स्ट्रक्चर से आप इजीली सिग्मा बॉन्ड उसमें निकाल सकते हो। बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको इजीली समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अगेन ये आपको क्वेश्चन में मिलता है। पहला टर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जब मैं सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसके बारे में बोलता हूं तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए ही डिफाइन होता है। अगर मैं सैचुरेटेड बोल रहा हूं तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन एटम्स। ये आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार हम इस चीज को मिस कर देते हैं और एक गलती करते हैं। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिया, CH3 CH2 CH3 एल्केन। जब मैं एल्केन्स की बात करता हूं तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देने का मतलब है कि हम उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। इतना क्लियर? तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अब अगर मैं पूछूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में मुझे कौन सा बॉन्ड दिखना चाहिए, बताओ? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, डबल या ट्रिपल। अब ये डबल या ट्रिपल की जगह मैं सीधा ये भी बोल सकता हूं पाई बॉन्ड, बोल सकते हैं। अगर मैं पाई बॉन्ड बोलूंगा तो पाई बॉन्ड का मतलब है कि डबल ट्रिपल दोनों में पाई बॉन्ड है, दोनों ही पार्ट को हम एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर आपको कार्बन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर दो सी डबल बॉन्ड, सी में भी पाई है। तो जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, साउंड नहीं आ रहा? अभी आ रहा है वॉइस? ठीक है, तो यहां पर जब मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूं तो पाई बॉन्ड का यहां पर मतलब हो गया कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर आपको किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसको हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इतना क्लियर? ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं एसिटाइलिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल ओलेफिनिक, कार्बन कार्बन ट्रिपल एसिटाइलिनिक। क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी ओलेफिनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, तो सिर्फ आपको क्या चेक करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन का किसी और एटम के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो उसे आप ओलेफिनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर टर्म इंपॉर्टेंट है, पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, और ओलेफिनिक एसिटाइलिनिक भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये एक टर्म ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछता, suppose CH3COOH, acetic acid, this is saturated or unsaturated compound? Acetic acid is saturated or unsaturated compound? गुड, तो अब आपको समझ में आ रहा है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों है? अगेन कुछ लोग आंसर बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। मुझे क्या चेक करना है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए? कार्बन कार्बन का बॉन्ड चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का पूरे कंपाउंड में, इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपका सैचुरेटेड कहलाएगा। मुझे बाकी से मतलब नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बिटवीन कार्बन एटम्स। सबको समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बताएंगे। और यहाँ पर इसलिए हमने एक पॉइंट लिखा है, इसको नोट करके हम ध्यान रख सकते हैं, एसिटिक एसिड इज सैचुरेटेड कंपाउंड बिकॉज इट हैज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट डज नॉट हैव पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स।
यही चीज जो मैंने आपको समझाया ये यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है और यही चीज हमें ध्यान रखना होता है। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें गलती नहीं करना, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आपसे पूछेगा तो दिस विल बी द आंसर। इतना सबको समझ में आ गया, ये दो टर्म क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हम देख रहे हैं दैट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगेन एक सिंपल सा यहाँ पर टर्म है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है? रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स ओनली, ठीक है। रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स ओनली। जब हम होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि आपको एक ही एटम से रिंग बना हुआ दिखेगा। और सिंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारा एक एटम कौन दिखेगा? हमें कार्बन दिखेगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर लिखा हुआ है रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स ओनली, तो इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। ये कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। अब यहां पर आप देख सकते हो हमने कुछ नेम्स लिखे, बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, ट्रोपोन। इनमें से ये तीन तो आपको याद होने चाहिए। बेंजीन तो आपको डायरेक्टली याद होता है, फिनॉल हमें पता होता है, यहाँ पर एनिलीन हमें पता होता है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हमें पता होना चाहिए, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जब हम होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं तो होमोसाइक्लिक में आप देख सकते हो मुझे रिंग से मतलब होता है। रिंग के बाहर ऑक्सीजन है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं रिंग की बात कर रहा हूं तो रिंग में सिर्फ कौन से एटम मुझे दिख रहे हैं? कार्बन एटम मुझे दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके होमोसाइक्लिक के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म यहां पर क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक भी मुझे इजीली समझ में आता है। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन हो गए, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी होंगे। तो कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी अगर आपको दिखे तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इतना सबको क्लियर है? अब जब मैं इन दूसरे एटम्स की बात करता हूं जो कार्बन के अलावा रिंग में प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रो एटम्स, ठीक है। कार्बन के अलावा जो भी एटम रिंग में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम हेट्रो एटम बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि यहां पर बताइए कितने हेट्रो एटम्स हैं। तो हेट्रो एटम्स के लिए फिर से बोल रहा हूं, ओनली दोज एटम्स विच आर पार्ट ऑफ रिंग, और जो कार्बन के अलावा है उन्हें हम हेट्रो एटम बोलते हैं। रिंग से बाहर मुझे मतलब नहीं होता, मुझे सिर्फ कहां से मतलब है? रिंग के एटम से। तो रिंग में कार्बन के अलावा जो भी एटम होंगे उन्हें हम हेट्रो एटम बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब मैं इस हेट्रो एटम की बात करता हूं, ये आपका किसका पार्ट होगा? रिंग का पार्ट होगा, और कार्बन के अलावा जो होगा उन्हें हम हेट्रो एटम्स बोलेंगे। अब यहां पर एक और चीज लिखा है हमने, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हेट्रो एरोमेटिक एंड हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बारे में अभी हम समझते हैं। यहां पर देखिए अगर कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स में पहला पिरिडीन, दूसरा पाइरोल, फ्यूरान, टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, थायोफीन, और ये जो लास्ट एग्जांपल है ऑक्सीरेन, या फिर इसको हम इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखिए, क्या इन सबको मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकता हूं? इन सारे ही कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है? रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी दिख रहा है। सबको दिख रहा है ये चीज? तो इन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग हैज कार्बन एज वेल एज सम अदर एटम। इतना क्लियर? तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें एक और चीज यहां पर देखिए, जब मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूं और हेट्रो एटम की बात करता हूं, तो रिंग में कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम है हम उन्हें हेट्रो एटम बोलते हैं। यही चीज मैंने आपको बताया। तो ये जो मैंने एटम्स मार्क किए हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम्स। इतना क्लियर? अब इसके आगे देखिए हमने एक और चीज क्या लिखा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हेट्रो एरोमेटिक एंड हेट्रो एलिसाइक्लिक। ये दो पार्ट है। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है, ये मुझे पता है कि ये सारे हेट्रोसाइक्लिक तो है। अब हेट्रोसाइक्लिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, या तो एरोमेटिक या तो एलिसाइक्लिक। ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। अब एरोमेटिक का जो कंडीशन होता है ये हम जीओसी में पढ़ेंगे। जीओसी में हम सीखेंगे कि कब कोई कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी के लिए बस मैं आपको एज इंफॉर्मेशन यहां पर बता रहा हूं कि ये तीन एरोमेटिक है और थायोफीन भी एरोमेटिक है। ये आपके जो चार कंपाउंड्स है, पिरिडीन, पाइरोल, फ्यूरान, थायोफीन, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो इन्हें हम बोल सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक है, तो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक देखना अगर आपको अभी नहीं आता
कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में सीखेंगे तो आप इजीली बता पाओगे कि कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक है। तो ये 4 एरोमेटिक हो गए। अब जो एरोमेटिक नहीं है उनको हम एलिसाइक्लिक बोलेंगे। जो भी एरोमेटिक नहीं है बाकी को हम क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक। तो THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज आल्सो एलिसाइक्लिक। और जो ऑक्सीरेन है दिस इज आल्सो एलिसाइक्लिक। तो इन दोनों को हम बोलेंगे हेट्रो एलिसाइक्लिक और इन चारों को हम बोलेंगे हेट्रो एरोमेटिक। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि यहां पर एरोमेटिक कैसे देखना है इससे मुझे मतलब नहीं है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि क्लासिफाई करने का सेंस क्या है। जब मैं हेट्रोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो जो कंपाउंड एरोमेटिक है उसके अलावा जो आपको दिखे उनको हम बोलेंगे हेट्रो एलिसाइक्लिक। इतना क्लियर है? तो ये चीज बस इसमें ध्यान रखना। इनमें ये नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। जहां जहां मैं नेम लिखूंगा वो नेम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार डायरेक्टली नेम आपको मिलेगा तो आपको ये नेम्स के साथ इनके स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये फिर से बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, नेम कहीं भी मेंशन हो तो उसको आपको ध्यान रखना है। इतना सबको समझ में आ गया? होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में कोई दिक्कत? क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक जो टर्म हम देख रहे हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड। अगेन एक सिंपल सा टर्म है बेंजीनॉइड कंपाउंड। बेंजीनॉइड का जो कंपाउंड है यहां पर आप देख सकते हो, बेंजीनॉइड कंपाउंड जो है यहां पर आप देख सकते हो हमने क्या लिखा है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट। बेंजीन रिंग अगर आपको दिखे पूरे कंपाउंड में, एक भी बेंजीन रिंग आपको दिखे तो उसे हम बेंजीनॉइड कंपाउंड बोल देते हैं। और अगर बेंजीन रिंग नहीं दिखे तो उसे हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड बोल देते हैं। एक सिंपल सा टर्म है, अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है आपका नैप्थलीन का। नैप्थलीन में आप देख सकते हो कि आपको कम से कम एक बेंजीन जैसा रिंग तो दिख ही रहा है। तो अगर आपको एक भी बेंजीन जैसा रिंग दिखे तो उसे हम बेंजीनॉइड कंपाउंड बोलेंगे। तो नैप्थलीन इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड। एंथ्रासीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो ये बेंजीनॉइड कंपाउंड का मीनिंग हो गया। अगर मैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड बोलूंगा इसमें आपको बेंजीन रिंग नहीं दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर है आपका एज्यूलीन का। एज्यूलीन में अगर आप देखोगे तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड वाले रिंग में कितने कार्बन है? लेफ्ट साइड वाले रिंग्स में कितने कार्बन है? 7। राइट वाले रिंग में कितने कार्बन है? 5। ठीक है, लेफ्ट वाले रिंग में यहाँ पर 7 कार्बन है, राइट वाले रिंग में यहाँ पर 5 कार्बन है। विच मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर इसलिए ध्यान रख सकते हो, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको सरकमफेरेंस में आपको बाहर की तरफ यहाँ पर डबल सिंगल डबल दिखेगा। बाहर की तरफ इस सरकमफेरेंस में आपको डबल सिंगल डबल दिख रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर है एजिडीन का एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। इतना क्लियर? तो ये आपके यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स हो गए, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। पहले का आंसर बताओ, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स। ठीक है, पहले में कितना होगा? यहाँ पर 2 हेट्रो एटम, इसलिए मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिंग के बाहर भी आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन मैंने हेट्रो एटम का आपको मीनिंग क्या बताया, दोज एटम्स विच आर पार्ट ऑफ रिंग, कार्बन के अलावा, उन्हें हम हेट्रो एटम बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2, टोटल कितने हेट्रो एटम है? 2। सो दिस विल बी योर आंसर। नॉर्मली हेट्रो एटम जब सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में कार्बन के अलावा जो भी एटम होता है हम सबको गिनने लगते हैं, लेकिन हेट्रो एटम बाय डेफिनेशन जो है वो ये है कि आपका रिंग का पार्ट होना चाहिए। क्लियर? सेकंड का आंसर कितना होगा? सेकंड में 3 या 1? कुछ लोग आपका 3 भी आंसर कर रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 3 नहीं है। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये CO किस तरीके से है। यहाँ पर ये CO लिखा ऐसे है, बट अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेलिक एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं मेलिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है,
यहां पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें ये C डबल बॉन्ड O है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज मैलिक एनहाइड्राइड। अगर ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का नहीं होता देन इट वुड हैव बीन सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से है, आपको लिखा इस तरीके से होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिंग का पार्ट है। हमें हेटेरोएटम में किसको इंक्लूड करना है, जो रिंग का पार्ट है, जो कार्बन नहीं है। तो अगर मैं इसमें देखूंगा तो मुझे एक ही एटम यहाँ पर दिखेगा जिसको हम हेटेरोएटम बोल सकते हैं, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक का मीनिंग ध्यान रखना, हेटेरोएटम किसको बोल रहे हैं वो ध्यान रखना, और उसमें भी हेटेरो एरोमेटिक, हेटेरो एलिसाइक्लिक, इसका बस अभी आइडिया रखना। जब एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ लेंगे तो ये चीज और एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये एक और टॉपिक हम देख रहे हैं, एक सिंपल सा टॉपिक है, इस पार्ट को हम कवर करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन में देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ कार्बन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन, ये होता है आपका डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। इस एक लाइन में पूरा डेफिनेशन है आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कार्बन की, यहां पर हमने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन। इसका मीनिंग क्या है, एग्जांपल से समझिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन को चेक करिए, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, जो डेफिनेशन है वो मेरा यही है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर कार्बन। तो इस पर्टिकुलर कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, एक कार्बन। अगर एक कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। इतना सबको समझ में आया? तो ये इसका डेफिनेशन का मीनिंग है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर कार्बन। तो बस इसको काउंट करिए और डिग्री को पता करिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, बताओ यहाँ पर इसका डिग्री क्या होगा, बेसिक चीज है, बहुत इजीली हम इसमें बता सकते हैं। ये कार्बन मुझे कितने कार्बन से कनेक्टेड दिख रहा है, 2 कार्बन से, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट, इसके राइट वाला कार्बन कितने डिग्री का है, राइट वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम 3 डिग्री कार्बन बोल देंगे। 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन इज टर्शियरी कार्बन, और अगर 4 डिग्री कार्बन होगा इट इज क्वाटरनरी कार्बन। तो इस तरीके से हम ये 4 यहाँ पर नेम भी प्रोवाइड करते हैं। अगेन एक और एग्जाम्पल बस हम ले लेते हैं, इसका ये बता दो, यहाँ पर ये कार्बन कौन सा डिग्री है, निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये कार्बन आपका 2 डिग्री, और फाइनली ये लास्ट वाला प्राइमरी। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो है ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कार्बन का डिग्री बता सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का डिग्री बताना है तो उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ो, हमने क्या लिखा है। स्टेटमेंट हमने लिखा है इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। इसका क्या मतलब है, अगर मैं सपोज इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से एक बार वापस ड्रॉ कर दूं, और अगर मैं आपसे इस हाइड्रोजन का डिग्री पूछता, तो हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके डिग्री पे ये हाइड्रोजन का डिग्री आपका डिपेंड करेगा। ये इसका मीनिंग हो गया। तो इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा, इस हाइड्रोजन का डिग्री हम बोल सकते हैं दिस विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, क्योंकि इससे जो कनेक्टेड कार्बन है वो आपका 2 डिग्री है, तो हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। इसलिए हमने लिखा है इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया? ये बताइए क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता। 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं 4 डिग्री कार्बन की बात करूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन का जो डिग्री है वो एक्चुअली उससे अटैच्ड कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है, ये हम बोल सकते हैं। तो जब मैं 4 डिग्री कार्बन की बात करूंगा, सपोज इस कार्बन की हम बात करें, दिस इज 4 डिग्री कार्बन, अगर कार्बन आपका 4 डिग्री है तो इससे कोई हाइड्रोजन अटैच हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते हैं,
तो अगर 4 डिग्री हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच हो ही नहीं सकता, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन आपका नहीं हो सकता। जब हम हाइड्रोजन की डिग्री बात करते हैं तो 1 2 3 डिग्री, और जब हम कार्बन की डिग्री की बात करेंगे तो इट कैन बी 1 2 3 4 डिग्री। इतना सबको क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे इसका आंसर बताओ, मैं कुछ कार्बन मार्क कर रहा हूं, इसका मुझे डिग्री बताना है लेफ्ट से राइट। सबसे पहले हम लेफ्ट पे आते हैं। पहला पहला जो है बताओ, पहला वाला कौन सा? प्राइमरी। ठीक है, पहला वाला प्राइमरी। प्राइमरी हम बोल सकते हैं क्यों? क्योंकि ये कार्बन आपको एक कार्बन से बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। नेक्स्ट बताओ। गुड। नेक्स्ट इज 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ये कार्बन आप देख सकते हो 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये पर्टिकुलर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 4 डिग्री हो जाएगा। इसके राइट वाला, राइट वाला 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री। डेफिनेशन क्या लिखा था? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन। इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है? 1 2, तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। मुझे किससे मतलब नहीं है? ऑक्सीजन से मतलब नहीं है। तो जब मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो मुझे सिर्फ कार्बन को ही काउंट करना है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इतना सबको क्लियर है? यहां पर हमें ऑक्सीजन को नहीं गिनना है। ये सबको समझ में आ गया? आखिरी की बात करते हैं, लास्ट वाला क्या होना चाहिए? 01 01। ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन क्या, यहां पर हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक लाइन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। व्हेन कार्बन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर कार्बन, तो भी उसको हम प्राइमरी कार्बन ही बोलते हैं। जब मैं प्राइमरी कार्बन की बात कर रहा हूं तो दो चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन कार्बन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर कार्बन और वन अदर कार्बन, दोनों ही केस में उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। तो जब मैं इस कार्बन की बात करता हूं जो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो भी इसको आप प्राइमरी कार्बन ही बोलोगे। अगर मैं आपसे ये पूछता कि मीथेन में इस CH4 में इस कार्बन का डिग्री बताओ, तो कार्बन का डिग्री क्या बोलते हैं? यहाँ पे 1 डिग्री बोलते हैं। सही है, 1 डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस केस में भी आप देख सकते हो कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। अगर नहीं है सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है या फिर एक दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, दोनों ही केस में इट विल बी प्राइमरी कार्बन। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी मस्त है, एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखोगे तो एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है सबसे पहला प्रायोरिटी वही है आपका, तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब क्या एनसीईआरटी पढ़ना है तो मतलब क्या रेफरेंस बुक भी लगाना है? रेफरेंस बुक कुछ नहीं लगाना है, अभी सब बता दूंगा। अभी तो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में सब कुछ पता करना है क्या? सब धीरे धीरे बताएंगे, अभी बहुत लंबा चलना है अपन को। ठीक है, अभी बहुत लेक्चर्स बाकी है, अभी तो पहला लेक्चर है, अभी तो पूरा ऑर्गेनिक बाकी है। ठीक है, सब इजीली पता चल जाएगा, बस आराम आराम से पढ़ते चलो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें, अभी तक कोई दिक्कत? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर हम देख रहे हैं, डिग्री ऑफ अमीन एंड अल्कोहल, ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कौन सा? डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब मैं आपको बता रहा हूं डिग्री ऑफ अमीन एंड अल्कोहल, ये भी मुझे पता होना चाहिए। इसको भी एक हम सिंगल स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ अमीन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ये होता है आपका डिग्री ऑफ अमीन। जब मैं अमीन्स की बात करता हूं तो अमीन्स जब भी हम बोलते हैं तो जनरली अमीन्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, RNH2, और ये जो NH2 होता है इसको हम बोलते हैं अमीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बट ये जो अमीन है दिस इज एक्चुअली 1 डिग्री अमीन जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम अमीन की बात करते हैं तो अमीन को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, और वही चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। अब यहां पर आप चेक करो, अगर मैं ये पहला स्ट्रक्चर की बात करूं, ये कौन सा डिग्री अमीन है? फर्स्ट स्ट्रक्चर
गुड। ये कौन सा डिग्री अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। इसको हम 1 डिग्री अमीन क्यों बोल रहे हैं? यहां पर आप देख सकते हो, मुझे इससे मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? मुझे कार्बन का डिग्री नहीं देखना है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है वो चेक करो, वो अमीन का डिग्री हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? अगला बताओ, अगला कौन सा डिग्री अमीन है? 1 डिग्री, 3 डिग्री? ठीक है, 1 डिग्री। कुछ लोग 3 डिग्री भी आंसर कर रहे हैं। 3 डिग्री कैसे होगा? 1 डिग्री होगा ना, यही तो आपको बताया अभी। नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा डिग्री अमीन? 1 डिग्री। मैं इस कार्बन का डिग्री नहीं पूछ रहा आपसे, मैं अमीन का डिग्री पूछ रहा हूं। अमीन का डिग्री कैसे देखते हैं? नाइट्रोजन आपका कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो उसका डिग्री। तो ये अमीन भी आपका 1 डिग्री है। और इस क्वेश्चन में हम गलती करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें बार बार आदत होता है कार्बन को देखने की, हम कार्बन को नहीं देख रहे हैं। इतना क्लियर? अगला एग्जाम्पल, अगले में बताइए। गुड। नेक्स्ट विल बी 2 डिग्री। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली यहाँ पर कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला एग्जांपल। नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है वहां पे? ठीक है, लास्ट में नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम अमीन का डिग्री बता सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाद के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाद के लिए क्या नोट करके देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखा है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जब हम अमीन्स की बात करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, इन्हें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ट्रीट किया जाता है। ये एज एन इंफॉर्मेशन याद रखिए। इसका यूज कैसे करना है ये चीज हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखना सीख लिया कि हम किसको 1 डिग्री, किसको 2 डिग्री, किसको 3 डिग्री अमीन बोल रहे हैं, ये हमने यहाँ पर सीख लिया। और इन्हें हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ट्रीट करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। इतना सबको क्लियर? दिस इज डिग्री ऑफ अमीन। एक और पार्ट जो हम देख रहे हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ो, हमने क्या लिखा है डिग्री ऑफ एल्कोहल में। इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। डिग्री ऑफ एल्कोहल, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं इस एल्कोहल की बात करूं, ठीक है, एल्कोहल का डिग्री बताना है, ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट? गुड, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल का डिग्री भी किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही एल्कोहल का डिग्री होगा। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन, ये इसका मतलब हो गया। इतना क्लियर? तो यहां पर इस कार्बन को आप देखोगे तो ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल भी आपका 1 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट कौन सा डिग्री एल्कोहल हो जाएगा? गुड, 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, तो अल्कोहल का डिग्री डिपेंड करता है कनेक्टेड कार्बन पे। तो ये कार्बन आपको 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है, तो इस अल्कोहल को भी हम बोलेंगे दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? एंड फाइनली थर्ड वाला भी इजीली हम समझ सकते हैं। थर्ड वाला कौन सा डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये थर्ड आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इतना क्लियर? कैसे देख रहे हैं? ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन को चेक करो, तो ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है, तो अल्कोहल भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब इसमें जो हम गलती करते हैं ना, वो ये जो हम सिली मिस्टेक करते हैं, वो इस तरीके से। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को देखोगे, ये दोनों क्वेश्चन में आप ऊपर तो देखोगे NH2 है, नीचे देखोगे OH है, बट अमीन का डिग्री आपका 1 डिग्री और अल्कोहल का डिग्री 3 डिग्री है। तो हम बहुत बार क्वेश्चन में ये गलती करते हैं कि दोनों का हम सेम आंसर कर देते हैं। दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। अमीन का डिग्री देखने का तरीका अलग है, अल्कोहल का डिग्री देखने का तरीका अलग है। दोनों में अगर आपसे ये कार्बन पूछता तो ये कार्बन 3 डिग्री होता, ठीक है, बट यहाँ पे अमीन का डिग्री 1 है और यहाँ पे अल्कोहल का डिग्री 3 है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से किसका डिग्री चेक कर रहे हैं। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये है आपका डिग्री ऑफ अमीन एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल। क्लियर? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होमोलॉगस सीरीज है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। इसके हैंडआउट्स में आपको दे देता हूं।